Hello friends, welcome once again. I'm Audendra. फ्रेंड्स, हमारा अभी भी जो न्यूज़ आ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो यूएस जाने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आपसे बात क्यों ना यूएस और इंडिया रिलेशन एक बार और हो जानी चाहिए। वैसे तो मैंने कई बार रिलेशनशिप पर डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन है डिस्कशन का क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो अब धीरे-धीरे डीपन हो रही है। ये जो आप शब्द सुनते हैं बहुत अच्छे-अच्छे डेमोक्रेटिक यू नो वैल्यूज मैच करती हैं और सिविल एंड राइट्स हैं। ये सारे जो अच्छे-अच्छे वर्ड्स हैं, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, ये वो, ये सारे एक पॉलिटिकल टूल हैं। आप समझ रहे हैं? ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये एक पॉलिटिक्स टूल के आर्सेनल्स हैं। इनका इस्तेमाल किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी आदमी की कैरेक्टरिस्टिक करने लगते हैं, तो उसे बताते हैं कि इसमें ये फला-फला चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। और अगर आपके इंटरेस्ट के खिलाफ वो नेशन जाने लगता है, तो वो आर्सेनल जो है ना, आप निकाल करके उसको सारा जो बुरा वाला रहता है उसको अच्छा वाला, बुरा वाला बना देते हैं, है ना? ये है इसका मतलब। यूनाइटेड स्टेट अगर किसी के साथ एंगेज करता है, तो उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं। भारत आज से डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन आज ही उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी हो गई। मिडिल ईस्ट पूरा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रेजिम है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन यूएस के इंटरेस्ट को सर्व करते थे, इसलिए वो अच्छी लगी उन्हें। पाकिस्तान अथॉरिटेरियन या फिर कौन सा वहाँ पे रेजिम चलता है, वो भी उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन भारत आज उन्हें अच्छा लग रहा है, नॉट बिकॉज़ ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यहाँ पे ठीक चल रही है या अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, मिडिल लेवल पर है या क्वालिफाइंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन किसी नेशन को गर्दन से जब पकड़ना होता है, तो ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप इन शब्दों के चक्कर में मत पड़ा करें। भारत बहुत अच्छा पोज़ीशन लेता है। उसने कहा कि बायलैटरल मैं किसी भी इन शब्दों का इस्तेमाल किसी के साथ नहीं करता। ये हमारी सोसाइटी का अपना बेसिक या किसी भी सोसाइटी का अपना बेसिक वे ऑफ लिविंग स्टाइल होता है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, यहाँ कोर्ट, जस्टिस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर दिया जाता है। जुडिशरी फ्री होती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल की वैल्यूज़ हैं, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होती है। अगर जुडिशरी यू नो सबवेंशन करेगी अ, तो फिर सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने की है। ये कोई पॉलिटिकल टूल जैसा इंडिया अप्लाई नहीं करता और इंडिया कहता भी है कि हमारा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वहाँ से कोई रेज़ोल्यूशन पास होता है, तो हम उसको मानते हैं और एडॉप्ट भी करते हैं। तो ये भारत का अपना स्टैंड है। भारत किसी के दबाव में नहीं काम करता। तो ये आज से नहीं, ये कभी नहीं किया है। भारत ने नॉन अलाइन्ड पॉलिसी जब ली है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, तो वो इसी इंडिपेंडेंट होना, ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी शब्दों का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। तो वो भारत के कैरेक्टरिस्टिक में आता है ना? तो इन ग्राउंड्स पर इंडिया यूएस का रिलेशनशिप जो है, कहने के लिए अच्छा है, बोलने-चालने के लिए ठीक है, लेकिन इसमें कोई डेप्थ नहीं है। हाँ, आज जो सेकंड पॉइंट मेरा है, वो है कि आज इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं, वो अलाइन्ड हैं और ये बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि अलाइन्ड होने की वजह से एक दूसरे को पार्टनरशिप मिल गई है, अदरवाइज हम अकेले ही होते। अगर यूएस नहीं होता, नहीं, तो चाइना इंडिया इस रीजन में होते और एक दूसरे के साथ, नहीं, अब तक चाइना इंडिया का वॉर हो गया होता, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन यूएस का इंटरफेरेंस यहाँ पे अभी जो यूएस इंडिया रिलेशनशिप हुई है, इसके बड़े नताइज हैं। अगर चाइना एंगेज करता है इंडिया के साथ, तो यूएस बाकी उसके पार्टनर्स चाइना को गर्दन से पकड़ने आ जाएंगे, नहीं। तो चाइना अगर इंडिया से अकेली वॉर लड़ता, तो चाइना के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता, लेकिन भारत उसका दबाव झेल नहीं पाता। आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हम इकोनॉमिकली सफ़र करने लगते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारा एंगेजमेंट चाइना के साथ है ना, $100 बिलियन है ना, $100 बिलियन का इम्पोर्ट है, नहीं, मोर देन $100 बिलियन का इम्पोर्ट है। तो इससे रिप्रेजेंट होता है भारत एसेंशियल आइटम्स इम्पोर्ट करता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, तो उसकी इंडस्ट्री सफ़र करती है। या फिर अगर बैन करता या फिर इम्पोर्ट करता, 2 ही तो ऑप्शन है, या तो आप लेंगे या तो नहीं लेंगे। अगर आप नहीं लेंगे फिर भी आप सफ़र करेंगे, है ना? अगर लेंगे तो चाइना स्ट्रेंथन रहेगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ती है अननेसेसरी। लेकिन अच्छी बात है कि यूएस का रिलेशनशिप अभी मिला, तो हमारे बायलैटरल संबंध इस रीजन में भी भारत इतना कमज़ोर भी नहीं है, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये वॉर का जब एट्रिशन होने लगता ना, तो वो सहन करना मुश्किल होता है ना? ऐसा नहीं कि इंडिया कोई कमज़ोर नेशन है, इंडिया उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप पार्टनर मिल जाने से वॉर रुक गई, है ना? जो होनी निश्चित हो गई थी। जिस तरह चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है ना? तो यूएस के आ जाने से अब इंडो पैसिफिक रीजन भी, क्योंकि उसका अपना एक इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट है, हमारा, हम एक्चुअली घिरे हुए, पता है? भारत की सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटेंड है। कैसे? हम एक आइलैंड नेशन की तरह है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर अगर आप देखें, तो चाइना हमें पाकिस्तान उस पार जाने नहीं देता। ईस्टर्न पूरे रीजन में इधर म्यांमार डिस्टर्ब किया हुआ है, उधर पूरा चाइना ही है। हमारा लैंड एंगेजमेंट तो है ही नहीं, ट्रेड हमारा लैंड एंगेजमेंट में जीरो है ना? ये भूटान वूटान की मैं बात नहीं कर रहा। तो आप समझें कि लैंड एंगेजमेंट तो है ही नहीं, और फिर बचता सी है, और सी से हमारा सारा एक्सपोर्ट की पूरी इकोनॉमी चलती है। अगर हम सी रीजन में भी, जिस तरह चाइना ने अपना पूरा दुनिया की सबसे बड़ी नेवी उसने बनाई हुई है ना? अगर वो नेवी पूरा निकाल करके ले जाकर यहाँ इधर खड़ा कर दे, जिबूती में उसने पोर्ट बना रखा है बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर, यहीं सेंटर पॉइंट पर। अगर वो अपने शिप सारे उतार दे, यहाँ पे 350 शिप्स हैं उसके पास, है ना, वॉर शिप्स, और ये सबमरीन्स वगैरह वगैरह जो फ्लोटिंग वेसल्स होती है, जिस पर प्लेन्स वगैरह भी मूव किए जाते हैं, है ना? ये सारे अगर वो ले आकर यहाँ पे उतार दिया और नो एंगेज करना शुरू कर दिया, तो हमें डिफेंस करना नहीं मुश्किल होगा। हमारे पास 2-3 अभी न्यूक्लियर सबमरीन हुई, अभी अभी एक तो अभी कल 10-15 दिन पहले ही डाली गई है, इधर टेस्टिंग वगैरह करके। तो है, इंडिया ने एंगेजमेंट किया हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्केल हमारा कम है ना? स्केल कम है। और अगर हम किसी भी तरीके से 30, 40, 50% भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा इम्पोर्ट गड़बड़ हुआ, तो हमारे डायरेक्टली उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है ना? क्योंकि हमारा लैंड कोई कनेक्टिविटी है नहीं, सी में हमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस है। सी में डिस्टर्बेंस किस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं। तो हम इसलिए हमको नेवी हमारी स्ट्रांग चाहिए,
इसलिए हमें इंडो पैसिफिक और हमारा जैसे पूरे रीजन पर हमारा कमांड चाहिए, हमारा इंडियन ओशन पर अरेबियन और बेन ऑफ बंगाल पूरा फ्री हमें चाहिए। और यहाँ पर भी चाइना जो है अपनी पॉलिसीज अभी इसने टॉगल कर दिया बांग्लादेश को, अभी इसने पाकिस्तान तो हमेशा उसके पैरों पर लगा हुआ है। नहीं, श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट को होल्ड ले लिया, या भारत ने भी उसमें मालदीव को उसने डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके पास पैसा है और इन सभी के पास पैसे की बड़ी कमी है। अगर $10 बिलियन इस रीजन के लिए उसने उठा के डाल दिए ना, तो ये सारे लोग डेट में डूब जाएंगे। इनकी इकोनॉमी $1-2 बिलियन की है, लेकिन ये आइलैंड उनको ऑफर कर देते हैं। नहीं, इससे हमारी इस रीजन की जो सिक्योरिटी है ना, वो डिस्टर्ब, आप मामले को समझे। इन सभी को काउंटर करने के लिए भारत को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। भारत के पास लिमिटेड पहले तो रिसोर्सेस हैं। नहीं, अब जरूरी है कि हम दुनिया के सारे जो इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ भी इंगेजमेंट करें, जिससे हम चाइना के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकें। एटलीस्ट चैलेंज ना कर सकें तो अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखें कि हमें इनसर्कल किसी भी तरीके से, या हमारे इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, नॉट टू थ्रेटन चाइना और एनीबॉडी एल्स, बट टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। हमारा मैटर ये है। इसलिए यूएस का रिलेशनशिप इंडिया का अभी इस जंक्चर पर, है ना, इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ जर्मनी, जापान, इवन कनाडा के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन नेवल एक्सरसाइज वगैरह, नेवल पार्टिसिपेशन में मारावार हो या फिर इधर ईस्टर्न रीजन में क्या नाम है इसका, हमारा ये यार विशाखापट्टनम पोर्ट पर एक एक्सरसाइज होती है जिसमें 34 नेशंस के आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया। उसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मिलन टाइप क्या है ना, मिलन है एग्जैक्टली। मिलियन टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें 34 प्लस कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है। तो जर्मनी, जापान और ये क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया, फिर ये फ्रांस, फिर ये यूके की भी आर्मी नेवी के साथ एक्सरसाइज हो रही है। तो कंप्लीटली ये सारे लोग यहाँ पे दिस दैट आना जाना रोज हो रहा है। नहीं, एक कॉमन एक्सरसाइज कॉमनली करने से ऑपरेशनल कैपेसिटी बनी रहती है। अगर कभी एंगेजमेंट जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट टैक्टिस एंगेजमेंट सारी चीजें एक दूसरे की जानकारी में होती है ना। तो अब ये रीजन जो है बहुत ही रीजन है कि फ्रांस का रिलेशनशिप इकोनॉमी डिस्टर्ब हो या ना हो इस रीजन से, लेकिन चाइना का इतना पावरफुल हो जाना, नहीं कि ये इतना पावरफुल हो जाए और वो बदतमीज भी हो, ये दो चीज होता है। एक तो पावरफुल होता है, नहीं, और वो कोई प्रिंसिपल और आइडिया को फॉलो कर रहा हो तो अच्छा होता है। कोई लॉ ही ना मानता हो, ऐसे लोग अगर पावर में आ जाएं, जो पावरफुल हो जाए खूब, है ना, ताकतवर हो जाए, और उनके ऊपर कोई लॉ ही अप्लाई ना होता, वो अनकंट्रोल बिहेवियर करना शुरू कर दें, लोग जिसको पाए उसको नहीं पकड़ के समझाने लगे जहां मन करे वहां। इस तरह चाइना हो गया है। नहीं, उसको समझाने के लिए इन सारी कंट्रियों का नहीं मिल करके उसको इफेक्ट को कम करना चाहिए, क्योंकि चाइना एक अनरूली बिहेवियर शो करता है बेवजह। पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा, जिस तरह अभी इंडियन ओशियन पर पूरा भारत कहने लगे हमारा ही है ये, है ना, हमारे नाम पर है, हमारे किसी जमाने में हमारा रूल इस पर हुआ करता था। नहीं, चोला अंपायर के जमाने में हम इधर शिपलिंग हुआ करते थे, ये सारा तो हमारा है। नहीं, तो फिर मामला क्या बनेगा, मामला समझो ना। फिर क्या इस तरह से अंडरवर्ल्ड, अभी एक लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसका लॉ ऑफ सी बना हुआ है बाबा, है ना। अच्छा, वो कहता है कि हम मानेंगे ही नहीं इसको, है ना, ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। अब फिलीपींस को उसने थ्रेटन करना शुरू कर दिया, फिलीपाइन को। उधर वियतनाम को डराया हुआ है, मलेशिया को डरा रखा है, उसका अपना, है ना,
रीजन है। अब वो इंटरनेशनल वाटर जहाँ बचता है, अब क्योंकि वो क्लेम करता है हमारा ये बदमाशियाँ जो है, वो कहता है लॉ को ही नहीं रिकॉग्नाइज़ करता है। जबकि आर्बिट्रेशन जो है उसको अ, वो जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है कि चाइना को अपने लिमिटेशन में ही रहना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं, उस रीजन में ही उन्हें 350 किलोमीटर में ही रहना चाहिए, जिसमें हेनान प्रोविंस उनका है, जो इस रीजन में बिल्कुल सदर्न पॉइंट पर वहां तक, और वहां से आप सपोज करो कि 350 किलोमीटर ले लीजिए, लेकिन वियतनाम के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको इफेक्ट ना करते हुए, है ना। तो इस तरह से चीजें होनी चाहिए, जबकि वो लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो वही कह रहा हूँ, जिनका अनरूली बिहेवियर हो जाए और ताकतवर भी नहीं, और हमारे बॉर्डर पर जो ला करके इन्होंने फोर्सेस खड़ी कर दी, नहीं, फोर्सेस क्यों खड़ी कर दी? अब ये भी आप जानते हो कि अगर बॉर्डर डिलिनिएटेड नहीं है प्रॉपरली, अलाइन मतलब नहीं है, तो ये आपको किसने कहा कि आप घुसते चले आए, है ना? ये भी तो है कि आप अपने लिमिटेशन में रहें। कुछ तो आप घुसते ही चले आ रहे, जहां तक पा रहे, जब तक आपको रोका ना जाए। नहीं, तो बॉर्डर ऑफ लाइन कहाँ है? ये क्वेश्चन बनता है। आप चलते चले आ रहे हैं, जब जम्मू तक आ गए कि आपको बॉर्डर कहीं मिला ही नहीं, है ना? तो बात समझने की है। तो इस तरह उनका जो बिहेवियर है वो चैलेंज करने वाला है, और अनरूली भी है। जो कहता है उसे करता नहीं। एक उसका ये भी एक अजीब कॉन्सेप्ट है चाइना में। अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसके एक्शंस में। वो हर चीज हिडन रखता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। इस तरह से उस पर ट्रस्ट भी करना मुश्किल होता है। तो इस तरह का जो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक है, और वो ताकतवर भी है, तो हमेशा डर बना रहता है कि ये पता नहीं हम क्या कर रहे हों और ये क्या कर दे, है ना। इसलिए हमें डिफेंस पर भी काफी, जितना हम हेल्थ पर नहीं करते, तीन कंपोनेंट को मिला करके नहीं करते, उतना हम डिफेंस पर खर्च करते हैं, है ना। हमारे हेल्थ का बजट 1/3 है कंपेयर टू डिफेंस। तो और उसमें भी स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन है ना। ये बात समझने की है। एंटायर जीडीपी भी 2.5 या 3%, जबकि डिफेंस में 5% के ऊपर 5.5 या 7% लगता है। तो ये बात समझने की है कंपेयर टू जीडीपी ऑफ इंडिया जीडीपी। तो इससे हमें सफर कर हो जाता है ना। बुलेट गन्स, बैटल टैंक्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ये सारी चीजें बनानी होती है ना। कंपेयर टू कि हम अपने हेल्थ एजुकेशन को ठीक कर पाते, क्योंकि भी हम डेवलपिंग नेशन है, और अननेसेसरी चीजों पर खर्च करते वक्त नहीं, हमारा प्रीशियस पैसा है जो इन चीजों पर भी जाता है, डिफेंस के। जबकि हम अगर शांतिपूर्वक लाइन डिलिनिएट कर लें प्रॉपरली, और अपने वजूद में रहने लगे नहीं टेरिटरीज में, तो ज्यादातर डिफेंस और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट डेवलप करें। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही शुरुआत किया था कि हम चाहे हिंदी चीनी भाई भाई हो करके, और चाहे इंडिया चाइना को सपोर्ट किया इवन मॉरली टू गेट द इवन एस सीट, कि हम प्रॉपर्टी इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और हमारा इमीडिएट नेबर है, तो हम उसके साथ ट्रस्ट प्रॉपर्टी डेवलप करके, और गांधी जी के पीस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम रहेंगे, तो हम एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहेंगे। ये आइडिया था, लेकिन चाइना ने उसको सेटिसाइड किया, फिर सप्रेशन किया, तिब्बत को कब्जा किया, फिर इधर तक आता हुआ, है ना। आज इंडिया की टेरिटरी को अपना बताता है, नहीं, रोज धमकाता है। बॉर्डर पर अननेसेसरी फोर्सेस का इतना लार्ज नंबर ला देना, ये कोई बात रिप्रेजेंट करती है ना? तो इस तरह का अगर अनरूली हमारा नेबर हो जाए, तो हमें डेफिनेटली चिंता की बात बन जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी वॉर करना नहीं। जहां पर वॉर नहीं होनी चाहिए, वहां पर वॉर शुरू हो जाए, जिस पर लोगों की लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इकोनॉमी, ट्रस्ट डेफिसिट, हमेशा टेंशन बना हुआ है, नहीं, लोगों के ऊपर
तो ये सब सारी कैरेक्टरिस्टिक बन के सामने आ जाती है अननेसेसरी। सो ये सारे रिलेशनशिप जो बन रहे हैं, इंडिया उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है। डेफिनेटली चाइना के इन्फ्लुएंस को हम काउंटर कर रहे हैं और चाइना इस बात को समझ चुका है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, लोग कहते हैं ना उसके दिमाग पर खून सवार हो गया है ना? तो वो उस वाली कैरेक्टरिस्टिक में चाइना है, मेरे ही समझ के अनुसार इस तरह। शायद उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक इस तरह है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।